हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 1 जो है नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। तो आप सोच रहे होंगे नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है और इसे नेचुरल रिसोर्सेज बोलते क्यों हैं। आप सोचिए, इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी, ऑक्सीजन और लैंड जहाँ वो रह सके। ये चीजें हमें अपनी प्लैनेट अर्थ प्रोवाइड करता है। हमें जो पानी, ऑक्सीजन, लैंड मिलता है वो सब नेचुरल है, इंसान ने नहीं बनाया है, इसलिए इसको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। यहाँ एक डायग्राम दिया गया है जिसमें लिथोस्फीयर जो अर्थ की बाहरी परत होती है, हाइड्रोस्फीयर जो अर्थ पर पानी है उसे कहते हैं, और एटमॉस्फेयर जिसमें 5 लेयर्स होती है गैसेस की। डायग्राम में आप देख पाएंगे बोट, कार, काऊ, फिशेज एंड एयरप्लेन। इनको एक मीडियम चाहिए ठहरने का। जैसे एग्जाम्पल, लैंड पर है काऊ एंड कार, एयर में एयरप्लेन है, वाटर में फिशेस है। आप रिलेट कर सकते हो लैंड को लिथोस्फीयर से, वाटर को हाइड्रोस्फीयर से और एयर को एटमॉस्फेयर से। ये तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। Moreover, different living things occupy these 3 spheres on the earth. These living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together are called biosphere. Living things और ये तीनों स्फीयर बनाते हैं बायोस्फीयर। Atmosphere is the layer of earth that surrounds the earth. एटमॉस्फेयर ने अर्थ को हर तरफ से घेरा है। बात करते हैं अपने अर्थ की, जिसमें वाटर है और लैंड भी। लेकिन कितना लैंड है और कितना पानी है? तो पानी है 71% भाग और लैंड है 29% भाग। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एयर के बारे में। The air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. इतने सारे गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में। The troposphere contains about 80% of the total mass of gas in the air, while this proportion is about 19% in stratosphere. Further in the mesosphere and ionosphere, the proportion of the masses of gas goes on decreasing. Gases are not found in exosphere and beyond. जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं वैसे एटमॉस्फेयर भी कम होता है, मतलब गैसेस भी कम होती है, और एक समय आता है जब स्पेस में सिर्फ वैक्यूम ही होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जो अदर गैसेस है वो है 0.07%। यहाँ कुछ गैसेस और उनके यूज दिए गए हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन। हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स। इट इज यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया and in airtight packaging of foodstuffs. Oxygen necessary for respiration in living things and for combustion. ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही ऑक्सीजन आग जलने के लिए भी ज़रूरी होती है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। आर्गन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। Helium used for obtaining low temperature and also for generating lift in airships. Neon used in decorative lights and for street lighting. Krypton used in fluorescent tubes. Xenon used in flash photography. Always remember,
The living world on this earth is sustained due to the balance between various gases and other constituents of air. What is the similarity in 3 pictures below? आप देख सकते हैं ये तीनों पिक्चर्स, इन तीनों में एक ही कॉमन बात है, एयर पोल्यूशन। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों से एयर पोल्यूशन हो सकता है। जैसे यहाँ फर्स्ट पिक्चर में फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, सेकंड इसमें व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेकंड इसमें फॉरेस्ट में आग लगने के कारण एयर पोल्यूशन हुआ है। आप सोचिए ये कितने लार्ज स्केल में होता होगा। जब वे हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में मिलती है तो ये इम्बैलेंस कर देती है एटमॉस्फेयर को। दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस विद एटमॉस्फेयर, disturbing the balance between constituents of air. This is called air pollution. Harmful gases are given out through combustion of fuels in vehicles and in big industries, and also through incomplete combustion of fuels like wood and coal. As a result, air pollution is increasing day by day. आप देख सकते हैं कि कितने सारे तरीके होते हैं एयर पोल्यूशन की, और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ कुछ दिए गए हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज्ड इन एयर थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स। कंबशन ऑफ फ्यूल्स से जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है वो गैसेस के नाम दिए गए हैं: नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट। ओजोन लेयर, द प्रोटेक्टिव शेल। आपने ओजोन लेयर के बारे में तो सुना ही होगा। इसका फॉर्मूला है O3 और ये रहता है लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन gas is not directly useful for survival of living things, yet it is very important for living things to have this layer of ozone at high altitude around the earth. The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. जैसे सन से बहुत हार्मफुल यूवी रेज निकलती है, लेकिन ओजोन काम करता है उन्हें एब्जॉर्ब करने का। As a result, life on earth is protected. सन के रेज इतने हार्मफुल होते हैं कि हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, तो इससे ओजोन लेयर हमें बचाती है। The ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbons used in air conditioners and refrigerators mix with the air. In metropolitan cities like Mumbai, Pune or Nagpur, boards are displayed at the places of heavy traffic to show the proportions of the various constituents of air at that place. Due to these boards, we can see the amount of harmful elements in the air. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे नागपुर, पुणे, मुंबई में जहाँ हैवी ट्रैफिक होता है, वहाँ आप एक बोर्ड देख सकते हो जिसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर की क्वांटिटी शो होती है, जिसमें हम हार्मफुल एलिमेंट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू वाटर। यहाँ एक टेबल दिया है जिसमें आपको फिलअप करना है डेली कितना पानी यूज आप करते हो। You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water. आपको यहाँ पे क्वांटिटीज लिखनी है और इसका टोटल करके लिखना है। हमें ऑलमोस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है सो दैट हमारी बॉडी स्मूथली रन करे। If hydrogen gas burns in the air, it combines with oxygen and water is formed. अगर हाइड्रोजन बर्न होता है एयर में, वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, जो बनाता है H2O, जो कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। In nature, water occurs in 3 states, that is solid, liquid and gas. Water does not have any color, taste और odor. Water का कोई color, taste और smell नहीं है। Many substances readily dissolve in water. Therefore, water is universal solvent.
The blood of animals and the sap in plants contain very high proportion of water. No living thing can survive without water. Therefore, it is said that water is life. Now let us see the distribution of water on the earth. So here is the pie chart. We can see here seas and ocean में ही 97% of the water है. Then ground water ice के form में है 2.7%. Then water for drinking is only 0.3%. यहाँ पे हम एक टेबल फिलअप करेंगे. सीज एंड ओशन का है 97% और ये ब्लैंक में आएगा ग्राउंड वाटर ice and other forms 2.7% and water available for drinking, that is fresh water, it will be 0.3%. We are only left with less amount of water. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितना हो सके पानी बचाएं. We have learnt that water is regulated through water cycle. वाटर वेपर्स जो ओशंस में बनते हैं वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वाटर साइकिल का. वाटर वेपर्स कन्वर्ट होते हैं इनटू रेन जिससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है. ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग तरीके से वाटर का यूज़ हो रहा है. हमें नेचुरल सोर्सेस से जो पानी मिलता है वो मिलता है स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, springs, lakes, and man-made sources are wells, borewells, dams, and burns. बढ़ती जनसंख्या, इंडस्ट्रीज और फार्मिंग में अनकंट्रोल्ड यूज़ होता है पानी का, इसलिए शॉर्टेज ऑफ वाटर बड़ी समस्या बन गई है. नेक्स्ट हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे. आपने लैंड के फॉर्म्स देखे होंगे, पत्थर, मिट्टी, रेत, बड़े पत्थर. Land is seen in the forms of stones, soils, big rocks. It is not flat everywhere. ये हर जगह से समतल नहीं होता है. It is hilly in some places and flat in others. कुछ ज़मीन में रहने वाले जानवर अपना घर ज़मीन के अंदर बनाते हैं और इंसान भी ज़मीन पर घर बनाता है, खेती करता है, रोड्स बनाता है. इवन जंगल भी ज़मीन पर ही होते हैं. मिनरल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस भी ज़मीन से निकाला जाता है. यह आपको एक्सपेरिमेंट करना है. आपको लेना है थोड़ी सॉइल, स्टोन्स, सैंड एंड ड्राई लीव्स, वाटर, फिर इसे मिक्स कर देना है. नाउ रिजल्ट क्या होगा? आपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाले हैं वो एक लेयर फॉर्म करेंगे. जस्ट लाइक दैट लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक लाइक दिस. सो इट विल टेक दिस फॉर्म. सबसे ऊपर ड्राई लीव्स, सॉइल, देन सैंड, स्मॉल स्टोन, देन बिग स्टोन्स. जब आप ज़मीन में गड्ढा करते हो तो लेयर्स दिखती है. इस डायग्राम में लेयर्स ऑफ सॉइल दिया गया है जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट में किया था, ये उसी फॉर्म में है. If the land has mature soil, the topmost layer is formed by decomposition of the remains of plants and animals. This layer is called humus. It is usually found in dense forest. Land below this is full of sand, soil, small stones, worms and insects. Soil and piece of bedrock are found below this layer of land. This soil is immature. Further below this layer, the proportion of soil decreases and that of rock increases. This is the layer of bedrock. The main minerals in the soil are derived from these rocks. That is why soil in different regions is different. The color and texture of the soil
are both determined by bedrock. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो सॉइल डिक्रीज हो जाती है और रॉक्स इंक्रीज होते जाते हैं. इसको हम बेड रॉक कहते हैं और इसमें मेन मिनरल्स भी पाए जाते हैं. इसीलिए हर रीजन की सॉइल डिफरेंट होती है. The soil on the land is formed by a natural process. The abiotic components of soil are supplied through the weathering of bedrock. Due to that heat, cold and water of the sun, wind and rain respectively, the bedrock breaks down into pieces. So stone, sand and soils are from this. Microbes, worms and insects are found among them. Rodents like mice and rats are also found here. The root of trees growing on land also help weathering of rocks. The process of the soil formation is slow and continuous. It takes about thousands of years for a 2.5 centimeter thick layer of mature soil to form. Soil formation एक natural process है. Due to heat, cold और सन, विंड एंड रेन से ये बेडरॉक ब्रेक हो जाता है जिससे स्टोन, सैंड और सॉइल फॉर्म होते हैं. इसके अंदर माइक्रोब्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट भी होते हैं और रोडेंट्स लाइक माइस एंड रैट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं. Soil can get destroyed in a shorter period due to floods, storms and human activities such as mining. That is why it is necessary to conserve soil and prevent erosion of land. The best remedy for this is to increase the green cover of land. Erosion of land is reduced if grass, trees and bushes are grown in it. पर soil destroy हो जाती है floods, storms and human activities से या माइनिंग से. इसलिए ज़रूरी है हम सॉइल इरोजन को रोकें और इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारा ग्रीन कवर बढ़ा सकते हैं. Humus is the layer found on soil due to the decomposition of dead plants and animals by microbes. Humus supplies nutrients to the soil. Humus is also important for aerating the soil and for holding water in the soil. The proportion of humus in the upper layer of good fertile soil is about 33 to 50%. ह्यूमस बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से. ये ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और अबाउट 33% to 50% ये अपर लेयर में पाया जाता है. Living things use land, water and air available on earth and so does man. However, the proportion of these resources that are actually put to use are very small as compared to the whole earth. Look at the following table. Now here we have only 29% of the land and drinkable water is 0.3% and oxygen is only 21%. Even in these small proportions, the resources shown in above table are sufficient for living things. It is very necessary for man to control his greed. In other words, he must use these resources judiciously, with the awareness that they are meant for all other living things and not just for mankind. India Meteorological Department (IMD) was established in 1875 for studying the weather in the Indian subcontinent. The main function of this institute is to observe the weather and to make weather forecasts. This institute also conducts research related to changes in weather, makes forecasts about rain and studies and developments related to global warming. इंडिया में IMD डिपार्टमेंट है जो 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि
वेदर फोरकास्टिंग करता है। थैंक यू ऑल, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।